हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम से बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की करंट अफेयर के इस वीडियो में। ये हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 5 है, जिसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड सभी करंट अफेयर को देख रहे हैं। इसके बाद शायद 1 या 2 और वीडियो रहेंगी। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सितंबर से लेकर अब तक का जितना भी करंट अफेयर है वो सब कवर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया लेक्चर। और इस नए लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the Constitution Amendment Act transfer forest from state list to concurrent list। तो हमें बताना है कि जो फॉरेस्ट है ये हमारा स्टेट पहले के कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होता था, और इसको बाद क्या कंकरेंट लिस्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो कौन से अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ट्रांसफ़र किया गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, या फिर 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये कौन से एक्ट से ट्रांसफ़र किया गया था। इसको ट्रांसफ़र किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अगर इसके एडिशन में मैं अगर आपको कुछ और बताऊं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके में क्या हुआ था, फॉरेस्ट के अलावा और भी 2-3 सब्जेक्ट थे जिनको स्टेट से लेके कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया था। और वे कौन कौन से थे। फॉरेस्ट हो गया, एडुकेशन हो गया, वेट एंड मेजर्स हो गया, वेट एंड मेजर्स हो गया। ये कुछ क्या थे, आइटम थे जिनको हम स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कन्वर्ट किया गया था बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो देखते हैं चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ईयर गवर्नमेंट टारगेटेड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। जिसको हम क्या बोल देते हैं, E20 भी बोल देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा ये गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि हमें क्या करना है, जो पेट्रोल में है ना इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। कितनी, 20% करनी है। तो ये किस साल तक करनी है, 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक, या फिर 2030 तक। तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट किस ईयर तक गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि इसको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करना है। ये हमें अचीव करना है 2025 तक। पहले क्या था, गवर्नमेंट ना इसको 10% का टारगेट लेके चली थी कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी, 10% की। कब तक करनी थी, नवंबर 2022 तक। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, सबसे कमाल की बात क्या है कि जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो फ्यूल होगा ना, ये एक रिन्यूएबल फ्यूल होगा। रिन्यूएबल, ये क्या है, एक रिन्यूएबल फ्यूल होगा। और इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, इस पे मेन फोकस करके चल रही है, ताकि मेन चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट के अपने कुछ कमिटमेंट है, जैसे हो गया हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट डील है 2015 वाला जो साइन किया था, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कुछ कमिटमेंट हैं, उनको गवर्नमेंट को अचीव करना है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इशू है, स्पेशली जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उन सब में है जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी हद तक इफेक्टिव साबित होगा। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि जो इथेनॉल है ना, वो एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है। क्या है ये, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है। अगर मैं कार्बन न्यूट्रल के बारे में आपको बताऊं, कार्बन न्यूट्रल क्या होता है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल किससे प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल प्रोड्यूस होता है बायोमास से। और जब बायोमास जब ग्रो करती है तो वो CO2 का कंजम्पशन करती है। तो इसमें क्या होता है कि बायोमास के ग्रो होने में जितना वो CO2 का कंजम्पशन करती है, इथेनॉल सेम अमाउंट में जब वो इथेनॉल बर्न होता है एज ए फ्यूल, तो सेम अमाउंट ऑफ
जो CO2 है वो रिलीज करता है। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, जितनी उसने हमारी CO2 की कंजम्पशन की थी, सेम अमाउंट उसने CO2 क्या हुआ इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया। तो इसलिए क्या है कि जो इथेनॉल को है कार्बन न्यूट्रल बोला जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट है इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ इतना ध्यान देकर क्यों चल रही है। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं रिन्यूएबल के बारे में, या फिर गवर्नमेंट के क्या क्या कुछ टारगेट हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी हैं जो स्टार्ट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, तो उससे पहले आज ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन इथेनॉल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड में इंडिया का इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है, 3rd, 4th, 5th या 2nd। तो इंडिया का क्या रैंक है इथेनॉल प्रोडक्शन में, इंडिया की पोजीशन है 5th नंबर पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम क्या देखते हैं इंडिया का पोजीशन देखते हैं, अलग अलग सेक्टर में इंडिया की क्या पोजीशन है। जैसे अगर हम बात करते हैं अगर सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी में अगर हम बात करते हैं इंडिया की क्या पोजीशन है, 2nd। अगर न्यू सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्या है, सोलर पीवी कैपेसिटी में इंडिया कौन से नंबर पर वर्ल्ड में, 3rd नंबर पे। टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करते हैं, सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात है ये, टोटल सोलर एनर्जी में कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन में किस नंबर पे है, 5th नंबर पे। हाइड्रो पावर कैपेसिटी में किस नंबर पे है, 3rd नंबर में। और अगर हमने बात की थी ना कल वाले लेक्चर में, किसी ने याद होगा तो बताइए, विंड एनर्जी में इंडिया कौन से नंबर पे है, हमने कल ही पढ़ा है, बताइए कौन से नंबर पे है, 3rd पे। इंडिया की पोजीशन क्या है विंड में भी, 3rd पे। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 3rd पे है, इथेनॉल प्रोडक्शन में 5th पे है, टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में 4th पे है, न्यू सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में क्या है, 3rd नंबर पे है, और सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी में क्या है इंडिया की पोजीशन 2nd नंबर पे है। और अगर मैं आपको इंडिया के कुछ इनिशिएटिव हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, और उनमें से अगर मैं आपको कुछ के नाम बताऊं तो जैसे सोलर पार्क स्कीम है, क्या हमारी सोलर पार्क स्कीम हो गया। उसके बाद क्या होगी हमारी नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। ये कब आई थी ये पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी 2018 में। और उसके बाद हम सब ने पढ़ा भी हो गया PM कुसुम। और PM कुसुम की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन महाअभियान, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये तीनों स्कीम किससे रिलेटेड हैं, ये तीनों स्कीम है जो इंडिया के इनिशिएटिव हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नोंग खिल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंगिंग टू विच स्टेट। हमें बताना है कि जो नोंग खिल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, नोंग खिल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंगिंग टू विच स्टेट, असम से, मेघालय से, नागालैंड से या मिजोरम से। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है हमारे मेघालय में। और अगर ये भी न्यूज़ में क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि मेघालय में क्या हमारे जो बैम्बू के ट्री मिलते हैं ना, बैम्बू के, वो बताती हूँ। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो नोंग खिल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें ना जो बैट्स होते हैं उनकी न्यू स्पीसीज, जो साइंटिस्ट को ना न्यू स्पीसीज डिस्कवर की है यहाँ से। तो ये जो न्यू स्पीसीज मिली है ये कहाँ पे मिली है, हमारे असम में मिली है बैट्स की। और क्या होता है कि जो बैट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बैम्बो डिवेलिंग स्पीसीज होती हैं, जो यानी कि है बैम्बो, यानी इनका क्या होता है कि जो बेसिकली घर होता है इनका बैम्बो पे होता है। देखो बैम्बो का क्या होता है, जो कुछ ऐसे होते हैं ना इसमें पैचेज होते हैं, ये आपस में ऐसे जुड़े जुड़े होते हैं।
तो यह क्या हो कि जो इनके नोट्स है ना, मोस्टली बैट्स ना यहाँ पे रहते हैं बैम्बो के, इसलिए क्या होता है जो बैट्स मिलते हैं बैम्बो के नोट्स में बेसिकली मिलते हैं। और जो ये अभी जो स्पीसीज मिली है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि इस स्पीसीज का नाम क्या है, थिक थम्ब्ड बैट। ये न्यू स्पीसीज जो ये क्या मेन चीज़ की सबसे मेन खास बात क्या है कि ये पूरे साउथ एशिया की फर्स्ट स्पीसीज है इस टाइप की बैट्स की। लेकिन अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ पे उसमें क्या है, ये 4th स्पीसीज है इस टाइप की। अगर हम बैट्स की स्पीसीज करें, इंडिया में टोटल अगर बैट्स की स्पीसीज की बात करते हैं ना, 131 स्पीसीज ऑफ बैट्स मिलती हैं इंडिया में। अगर उनमें से अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में मैक्सिमम जो बैट्स की स्पीसीज हैं वे मेघालय में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलती हैं। इंडिया में जितनी स्पीसीज मिलती हैं उनमें से सबसे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज मिलती हैं बैट्स की, वे कहाँ पे मिलती हैं, वे मेघालय में मिलती हैं। तो हम आज का क्या होता है इसी से रिलेटेड ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट इन बैम्बो प्रोडक्शन। बैम्बो प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन सी कंट्री फर्स्ट नंबर पे है, चाइना, इंडिया, थाईलैंड या म्यांमार। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे है, वो है चाइना। और अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ, इंडिया कौन से नंबर पे है, 2nd पे। और अगर म्यांमार की बात करूँ, म्यांमार कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। और अगर हम तीनों की बात करें, चाइना की, म्यांमार की और इंडिया की, तीनों में क्या हो गया, वर्ल्ड का जो 80% बैम्बो है ना, 80% बैम्बो है वर्ल्ड का, वो इन 3 कंट्री से आता है। और अगर हम इंडिया में बात करें कि इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है जो बैम्बो के प्रोडक्शन में है, वो कौन सा है, असम। असम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैम्बो प्रोडक्शन होता है। तो चलिए आज का देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। 2022 की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया है वो किसने टॉप किया है, ये बताना है। स्वीडन ने, फाइनलैंड ने, डेनमार्क ने या लंदन ने। तो ये किसने किया है, इसको टॉप किया हमारे फिनलैंड ने। और इंडिया की रैंक इसमें कितनी रही है, इंडिया की रैंक रही है 121 2022 में। अगर हम इंडिया की पोजीशन 2021 की बात करते हैं तो वो कितनी थी, वो थी 120। और अगर हम 2020 में इंडिया के रैंक की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो कितनी थी, 117। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन है ईयर बाय ईयर क्या स्लिप होती जा रही है। पहले कितनी थी, 117, और अभी कितनी हो गई है 2022 में, ये हो गई है 121 हो गई है। और अब देखते हैं कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है। इसको रिलीज करता है इसको रिलीज कौन करता है, अगर हम इसकी रिलीज की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को। और आज का फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया की रैंक कितनी है, इसमें 121 इंडिया की रैंक है। तो अभी हम देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, यूरेनियम प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री फर्स्ट नंबर पे है, कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा और इंडिया। कौन सी है फर्स्ट नंबर पे, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। लेकिन कमाल की बात ये होती है जो यूरेनियम के जो रिजर्वायर हैं, रिजर्वायर में भी ये फर्स्ट पे है, रिजर्वायर में भी और इसके प्रोडक्शन में भी। कौन फर्स्ट पे है, कजाकिस्तान फर्स्ट पे है। और अगर हम यूरेनियम के बारे में बात करते हैं, ये क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें चीज़ क्या है कि जो इसके जो रिजर्वायर हैं वे पाए तो लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसके ये गुड क्वालिटी का नहीं पाया जाता। जो बेस्ट क्वालिटी का मीडियम टू गुड क्वालिटी का जो ये मिलता है,
मीडियम टू। अगर गुड क्वालिटी की इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 2 जगह मिलता है। एक तो मिलता है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी गुड क्वालिटी का मिलता है, और एक और जगह है जहाँ पे ये काफ़ी कुछ अच्छी क्वालिटी का जो हमें यूरेनियम मिलता है। अगर उसकी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अराउंड दूसरी जगह पे मिलता है, आई थिंक मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा, शायद कनाडा है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी मैं आपको एक बार दोबारा से इसको कंफर्म करके बताऊंगी जहाँ पे इसका गुड क्वालिटी ऑफ यूरेनियम मिलता है। ऑस्ट्रेलिया तो है एक, दूसरे वाला मुझे कंफर्म नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मैं आपको ना इसको देख के इसके या तो कमेंट बॉक्स में या फिर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कहाँ पर मिलता है। कनाडा ही है मेरे हिसाब से तो, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ इसके बारे में। तो आज का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन असानी डेवलप्ड ओवर द सदर्न रीजन। साइक्लोन असानी डेवलप्ड ओवर सदर्न रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल नेम्ड बाय विच कंट्री। अभी क्या है, साइक्लोन असानी 2022 का पहला साइक्लोन था जो इंडियन ओशन में आया था। तो पूछा गया कि जो साइक्लोन असानी है इसका नाम किसने दिया था, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने या म्यांमार में। तो इसका नाम किसने दिया था, इसका नाम दिया था श्रीलंका ने। और श्रीलंका में इसका क्या होता है, जो असानी का, अगर असानी का हम मीनिंग देखें चिन्हेल्स लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है रेत। और जो नेक्स्ट आने वाला जो साइक्लोन होगा उसका नाम कौन सी कंट्री देगी, उसका नाम देगी थाईलैंड। और उस साइक्लोन का नाम क्या होगा, उस साइक्लोन का हमारे का नाम होगा शीतरंग। आने वाले साइक्लोन का नाम होगा। उसको कौन सी कंट्री ने नाम दिया शीतरंग, इसको नाम दिया है थाईलैंड ने। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है पेंटानल, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पेंटानल क्या है, वेटलैंड है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, इंग्लैंड में या फिर अफ्रीका में। सॉरी। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारे साउथ अमेरिका में, ये लोकेटेड है। ये क्या है, एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है। तो उम्मीद करती, ये क्या है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।